Hi and welcome to our next lecture, the lecture wherein we have to discuss the further concepts related to the depositories. Yes dear बच्चों, अपने अभी तक के सेशंस में हमने डिपॉजिटरी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, किस तरह से बने, एंड देन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंजिबिलिटी जो लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर अप करा. दिस इज हाउ वी फिनिश 2 लेक्चर्स एंड नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 3 जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्दर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द डिपॉजिटरीज. और आज जो चीजें हमें डिस्कस करना है, अब आज जो चीजों पर हमें बात करना है वो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड ओनर वर्सेस बेनिफिशियल ओनर का. फिर उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस है, रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस है, इन सब चीजों पर अपन आगे आएंगे. पर हाल फिलहाल में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज जो अपन अभी पढ़ेंगे वो है ये कॉन्सेप्ट जहां रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर, दैट्स रजिस्टर्ड विज़-वी बेनिफिशियल ओनर का अंतर अपने को समझना है. In order to go into these details, थोड़ा सा एक बेसिक लॉजिक मेरे को आपको बताना है. जो चीजें कल भी अपन ने डिस्कस करी थी, आपको याद है ना, एक हाथ पे इन्वेस्टर था और दूसरे हाथ पर बोरोवर था, राइट? और इसी इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में डिपॉजिटरी और उसके पार्टिसिपेंट्स इंटरमीडियरी बनते हैं. अब इससे ज्यादा रिलेटेड या इससे ज्यादा नजदीक कौन था? डिपॉजिटरी. और इन्वेस्टर से ज्यादा रिलेटेड कौन था? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ठीक है. और डिपॉजिटरी का इन्वेस्टर के प्रति कस्टमर इंटरफेस उसका पार्टिसिपेंट होता है. अब ये लोग सब मिलकर के काम कैसे करते हैं बच्चों कि भाई ये बोरोवर कंपनी है जो सिक्योरिटीज जो है उन्हें इशू करने के लिए आपके इस डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करती है. डिपॉजिटरी फिर उन सिक्योरिटीज को इशू करता है. इशू करने के बाद वो इन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पहुंचाता है जो इन्हें होल्ड करता है फॉर द इन्वेस्टर इन द डीमैट अकाउंट. इतना पूरा याद है ना सबको? ये सारी पूरी चीजें अपन ने पढ़ ली थी. अब ये जो रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट है ना, ये रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर के कॉन्सेप्ट में अपने को ये देखना है कि ये क्या दो अलग अलग कैटेगरी के ओनर हैं या डिपॉजिटरी सिस्टम की थोड़ी टर्मिनोलॉजी में कुछ बदलाव है. तो बात ये है कि ये दो अलग कैटेगरी के ओनर हैं और डिपॉजिटरी सिस्टम पर ही सिर्फ इस तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल करा जाता है जो कि अपने को यहां पर पढ़ना है. क्या है और कैसे हैं वो टर्म, अब इनको देखो. देखो भाई, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को इशू करना है. इसके लिए ऑथराइज कौन है? सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी. सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी ये काम कर सकता है. तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करेगी. ये अपन ने लिखा है यहाँ पे, है ना? कंपनी डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करेगी कि आप इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे लिए इशू करो. जितने भी शेयर्स वो जारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख शेयर 100 रुपए का एक, ऐसे इतने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करने के लिए एक कंपनी है जो कि डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करती है. ठीक. इस रिक्वेस्ट के आधार पर डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज को जनरेट करता है, यानी कि इशू करता है. ओके, सॉरी फॉर दिस सॉर थ्रोट, काइंडली एक्सक्यूज. वेल, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की इन सिक्योरिटीज को वो जनरेट करता है. ठीक है. अब कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये जो डिपॉजिटरी है ना, ये डिपॉजिटरी लिखा जाता है एज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दीज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये एंट्री आई है कि 1.5 लाख शेयर 100 रुपए का एक का जो रजिस्टर्ड ओनर है वो ये डिपॉजिटरी है. ये डिपॉजिटरी कौन हो सकता है? तो ये डिपॉजिटरी या तो NSDL होगा या फिर दूसरा कौन सा था, जल्दी से बोल लो उधर से, CDSL होगा. यही तो दो है अपने देश में, है ना? लेक्चर 1 में ही पढ़ लिया था अपन ने. सो अब इसने जनरेट करा ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज को, तो रजिस्टर्ड ओनर ये है. पूरे के पूरे 1.5 लाख शेयर 100 रुपए का एक इस डिपॉजिटरी के पास है. ये कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा गया, यानी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ओनर है, ये रजिस्टर्ड ओनर ये डिपॉजिटरी बन गया. ठीक है क्या? क्लियर है इतना? अब एक्चुअली शेयर सब्सक्राइब करने वाले तो ये इन्वेस्टर्स थे ना, ये 1.5 लाख शेयर्स तो इन्वेस्टर्स में बटे हुए अलग अलग.
इस डिपॉजिटरी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दिया था और पार्टिसिपेंट ने फिर इन्वेस्टर के डीमैट खाते तक उसे पहुंचाया था। अब इन शेयर्स पर जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा या किसी भी तरह का कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट दिया जाएगा, हम ना कॉर्पोरेट बेनिफिट जो वर्ड है इसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसमें बच्चों बहुत सारी चीजें आती है। कॉर्पोरेट बेनिफिट में अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो वो आता है, अगर कंपनी राइट्स शेयर का इशू लेकर के आ रही है तो राइट शेयर, बोनस शेयर, ये जितनी भी चीजें ना ये सारे कॉर्पोरेट बेनिफिट में आती हैं। समझ रहे हो इतना? अब यदि कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने के नाते राइट शेयर लाएगी या बोनस शेयर देगी, तो वो सब क्या आपके इस डिपॉजिटरी को मिलना है क्या? नहीं। रजिस्टर्ड ओनर के नाम पर उसका नाम कंपनी में रजिस्टर्ड है क्योंकि उसने ये 1.5 लाख शेयर जारी करे। पर ये जो इन्वेस्टर है ना बच्चों, ये इन्वेस्टर आपका एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर है। लाभ ग्रहीता स्वामी हिंदी में कहते हैं इसको, एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर है और ये सारे शेयर्स इसके पास हैं, यानी कि इसने इन्वेस्टमेंट करा है। पैसा जो लगाया गया इन शेयर्स में वो इन्वेस्टर ने लगाया है और ना कि डिपॉजिटरी ने। डिपॉजिटरी तो एक लिंक है जिसके माध्यम से बोरोवर अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज को जनरेट करवा पाता है। तो रिकॉर्ड में कंपनी के रजिस्टर्ड ओनर होता है डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में बेनिफिशियल ओनर फॉर दो सिक्योरिटीज होता है आपका इन्वेस्टर। And this recalls me of one of the very important concept जो आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। और यदि बाय द टाइम जब आप ये सेशन सुन रहे हैं, यदि आप कंपनी लॉ में मेंबर और शेयर होल्डर चैप्टर पढ़ चुके हैं और वहां आने वाली सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में डेफिनेशन है मेंबर की, याद कर लीजिए। बस याद रखने के यही आसान और छोटे तरीके हैं। कोई बहुत बड़ा तीर हमें नहीं मारना है, कोई घुट्टी मुझे आपको घोल के नहीं पिलाना है। जहां जिस सेक्शन का रेफरेंस आए बार बार रिकॉल करिए, अपने आप फिट बैठ जाएगा। मेंबर की परिभाषा सेक्शन 2 के क्लॉज 55 में आती है और उस परिभाषा का जो तीसरा पॉइंट है वो यही कहता है दैट एनी पर्सन हु इज नेम्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कंपनी। और ये सिर्फ तब होता है जब शेयर्स ई फॉर्म में या सिक्योरिटी फॉर्म में। रिकॉल हो गया? तो वो डेफिनेशन ने भी यहां जस्टिफाई कर दिया ना भाई, जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं ना शेयर्स या सिक्योरिटी तो कंपनी खुद ही रिकॉर्ड रखती है। ज्यादा से ज्यादा एक और इंटरमीडियरी होता है जिसको अपन कहते हैं रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। वो चैप्टर नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा था जहां पर सेक्शन 11 में सेबी के पावर्स एंड फंक्शन आए थे, वहां आता है उसका नाम। फिजिकल सर्टिफिकेट्स और सिक्योरिटीज का डेटा वो रखता है जब आपके बहुत सारे सिक्योरिटी होल्डर है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा काम डिपॉजिटरी करते हैं। तो रजिस्टर्ड ओनर ये होते हैं और बेनिफिशियल ओनर जो है, एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर, ये बेनिफिशियल ओनर होता है आपका इन्वेस्टर। समझ गए इतना कंसेप्ट? सभी को क्लियर हो गया इस डायग्राम से? अब जो मैंने लिखा है वो देख लो, उसके बाद एक जगह लेके चलूंगी आपको। देखो मैंने क्या लिखा है। अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम शेयर सर्टिफिकेट्स, चलो हाईलाइट भी कर देती हूं साथ साथ में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। Under the depository system, share certificates belonging to investors are to be dematerialized and their names are required to be entered in the records of depository as beneficial owner. And why do we call them as beneficial owner? Because these are the ones who actually receive benefits on the investment, such as rights, share or bonus share, even dividend and so many other things. और कंपनी के रजिस्टर में देखो, कंपनी के रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम होता है। तो अब ये चीज हो गई ना दोनों क्लियर यहाँ पे कि भाई जो शेयर सर्टिफिकेट है जो इन्वेस्टर के नाम पर है और जो डीमैट में है ना, तो वो रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी में बेनिफिशियल ओनर इन्वेस्टर है। रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी में बेनिफिशियल ओनर जो है वो इन्वेस्टर है, वेयर एज रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के रजिस्टर में जो डिपॉजिटरी है वो रजिस्टर्ड ओनर है कि भाई इतने शेयर, जैसे उस एग्जाम्पल में 1.5 लाख शेयर जो हैं वो डिपॉजिटरी ने जारी करे। अब डिपॉजिटरी ने जारी करे हैं, रजिस्टर्ड ओनर वो हो जा रहा है और उसके बाद उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियल ओनर उठा रहा है।
You know, this concept is very much similar to an example that we have taken quite a number of times. किसी दिन मेरी तबीयत खराब होती है और मैं पापा के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अब पापा के साथ में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि ये हो रहा है, ऐसी ऐसी परेशानी है। उन्होंने देखा और एक प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ दवा मेरे को लिख करके दे दी। उसके बदले में डॉक्टर की फी हमने पे कर दी और वो पापा ने पे करी। अब देखो, who's the one who paid for the fee? पापा, right? Who's the one who got the benefit actually of the services of the doctor? Me. So I'm the beneficial owner. Beneficial owner को ऐसे याद रखना। बस हाँ, यहां फी पप्पा ने पे करी थी, बेनिफिट मेरे को मिल रहा था। डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर या सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए पैसा भी इन्वेस्टर देता है, बेनिफिट भी उसको मिलता है। इट्स जस्ट दैट कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी का नाम आता है और वो जो है वो रजिस्टर्ड ओनर होता है, और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में इन्वेस्टर का नाम आता है जो कि बेनिफिशियल ओनर होता है। इतना समझ गए क्या सभी लोग? ठीक, देखो साथ साथ में नीचे मैंने ये भी कह दिया आपको कि जो रजिस्टर्ड ओनर है इनके पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है, ना वोटिंग का अधिकार है या किसी तरह का डिविडेंड मिल रहा है उसे भी क्लेम ये नहीं कर सकते हैं। और बेनिफिशियल ओनर जो है उसी के पास सारे राइट्स होते हैं और सारी लाइबिलिटीज भी उसी की होती है। इतना आप समझ गए हैं रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर का मतलब? क्लियर है? चलो, तो अब अपने को बढ़ना है आगे और डिपॉजिटरी सिस्टम के कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर आना है। पर इन कॉन्सेप्ट्स पर आने के पहले मेरे को आपको कहीं ले करके जाना है, और हम कहां पर आ गए हैं भैया? हम आ गए हैं डिपॉजिटरी के दफ्तर में, डिपॉजिटरी के ऑफिस में। जी हाँ, जिस एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में अपन ने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में, अपन ने इन सब के बारे में समझा। ये सभी डिपॉजिटरी, ये दोनों डिपॉजिटरी जो है दैट इज सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये दो डिपॉजिटरी मिल करके हमारे देश में सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करना और कंपनी की बुक्स में कंपनी की जितनी भी सिक्योरिटीज इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करके उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या सारी चीजें आप लोग? चलिए लौट आते हैं वापस से जो हमें पढ़ना है उसके ऊपर। और अब जो सबसे पहली चीज अपन पढ़ना शुरू करेंगे भाई लोग, वो है डीमटेरियलाइजेशन का मतलब और उसकी प्रक्रिया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। मीनिंग अगर बोलें तो बड़ा आसान सा है मीनिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन। भाई फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटीज जो है, उन फिजिकल शेयर्स को या उन फिजिकल सिक्योरिटीज को जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, देखो वही कहा मैंने आपसे, डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर अपॉन at the request of the investor the physical shares are taken by the company, then they are cancelled, हम उनको कैंसिल करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हम उतनी सिक्योरिटीज का क्रेडिट कर देते हैं, उतनी यानी इक्विवेलेंट नंबर की सिक्योरिटीज इज मेंटेन्ड ऑन हाईली सिक्योर सिस्टम्स बाय द डिपॉजिटरी। तो इट्स जस्ट लाइक मेरे पास फिजिकल डेटा था, सर्टिफिकेट था, मैंने आपको दिया, आपने उसको कैंसिल करा और उतनी ही वैल्यू के ई शेयर्स मेरे अकाउंट में अपडेट कर दिए। पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपने को समझना रहेगा। और वही अगली चीज आ रही है, उससे पहले एक पैरा है, क्या कह रहा है ये भी देख लो। इट इज देयरफॉर अ प्रोसेस बाय व्हिच फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर टेकन बैक बाय द कंपनी और द रजिस्ट्रार, दे आर डिस्ट्रॉयड एंड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ई सिक्योरिटीज आर क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। एज सिंपल एज एनीथिंग। क्लियर? चलो अब आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस के नाम पर यहां पर काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। पहले ये पॉइंट समझाती हूं और उसके बाद फिर आपके लिए ये पूरा एक डायग्राम है ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से डिपॉजिटरी मोड में सिक्योरिटीज कन्वर्ट करी जाती हैं। ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट
पॉइंट पर आते हैं भाई, आपके सामने दोनों तरह का प्रेजेंटेशन है, आप पॉइंट्स में लिखना चाहें एग्जाम में तो पॉइंट में लिख दीजिए। डायग्राम ऑफ कोर्स ऐसे इतना कलरफुल तो नहीं बना सकते अपन एग्जाम में, सीधा सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक हम यूज कर सकते हैं। जैसे भी करें, इंटरैक्टिव बनाना उस चीज को आपके हाथ में, ये याद रखिए। थोड़ा सा कला का प्रदर्शन, कलात्मक प्रदर्शन है ना। मैं यहाँ चित्रकारी के प्रदर्शन की बात नहीं कर रही हूं, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में चिंटू और पिंटू ने कांतालाल जी के शेयर सर्टिफिकेट पे कर दिया था। ध्यान है ना आपको। और कितनी सुताई हुई थी फिर चिंटू और पिंटू की, पापा 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 करते हुए जब गए थे, वो याद आया ना। वैसा नहीं करना है हमको, चित्रकारी नहीं करना है हमें परीक्षा में आंसर कॉपी पे, बट वी ऑलवेज हैव the freedom to make our answers more creative and easily understood। अब यही के ये नोट्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर सामने, जो मैटर आपके सामने, ये सिंपल ब्लैक इंक में भी लिखा हुआ होता तो भी आप पढ़ लेते, समझ लेते, बट कलर्स के साथ ये चीजें इंटरेक्टिव हो गई। हाँ, हमें फाइनल एग्जाम में कलर्स यूज करना अलाउड नहीं है, वी कैन ओनली यूज ब्लैक एंड ब्लू इंक, बट स्टिल वी कैन मेक इट वेरी इंटरेक्टिव विद द ब्लैक एंड ब्लू इंक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। यहाँ पहले पॉइंट्स आ रहे हैं, सीधी सीधी चीजें हैं। शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले निवेशक के मन बनाने से होती है। जाहिर सी बात है ना भाई, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट यू वांट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और आप उन्हें स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना चाहते हैं। जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो स्टेटमेंट का एक मतलब ये है कि जो सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होती ना, उनको स्टॉक मार्केट पे ट्रेड भी नहीं करते। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ही नहीं वो, और मार्केट में तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली चलती हैं। और इसी कारणवश तो सारी लिस्टेड कंपनीज की जो सिक्योरिटीज होती है वो सब ई फॉर्म में होती है। इवन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी सेबी ऑर्डर जारी कर चुका है कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो डीमैट मोड में ही होना चाहिए। इस चैप्टर के आगे के एक पार्ट में वो डिस्कशन आएगा, मैं बताऊंगी आपको, हमारे अगले लेक्चर में ही आ जाएगा वो। सेबी हैज ऑर्डर्ड कि अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज भी डीमैट मोड में रहेगी। इट्स इजी टू ऑपरेट, इट्स इजी टू हैंडल, इट्स इजी टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिट दीज काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, दैट्स व्हाई। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होता है भाई, प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन में, कि इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड कि वो किस क्लास की सिक्योरिटीज को ट्रेड करना चाहता है, ताकि फिर वो उन्हें डिपॉजिटरी की हेल्प से क्या करा लेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लेगा। ठीक, और उन क्लास में कौन सा डिपॉजिटरी ट्रेड करता है या डील करता है। भाई डिपॉजिटरी दो, ये एनएसडीएल और सीडीएसएल अभी अभी एक जगह गए भी थे अपन, है ना। तो ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं, अलग अलग कंपनीज यहां पर है। किसी कंपनी में रजिस्टर्ड ओनर, अब आप जानते हो कौन है, किसी कंपनी में रजिस्टर्ड ओनर एनएसडीएल है, किसी में सीडीएसएल है। कुछ कंपनी में सीडीएसएल एनएसडीएल दोनों है, कि जैसे कुछ शेयर्स हैं जो एनएसडीएल ने ई फॉर्म में जारी कर रखे हैं उनके लिए, और कुछ शेयर सीडीएसएल ने कर रखे हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो जो सिक्योरिटी आप एज एन इन्वेस्टर ई फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहते हो, उन सिक्योरिटीज में कौन सा डिपॉजिटरी डील करता है, ये सबसे पहले चेक कर लो। ठीक, फिर क्या करोगे, फिर आपको उस डिपॉजिटरी के डीपी के पास जाना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और उसको ये बताना है, उससे रिक्वेस्ट करना है कि भाई मेरे को एक डीमैट खाता खोल के दीजिए। बैंक से सेवाएं लेनी है तो सबसे पहले बैंक जाके खाता खुलाते हैं ना, और डिपॉजिटरी तो बैंक की तरह है, ये हमने पढ़ा भी था हमारे लेक्चर 1 में। बस बैंक में फंड्स का डिपॉजिट होता है और डिपॉजिटरी के पास सिक्योरिटीज का, राइट। तो क्या होता है भाई कि हम यहाँ पर अब उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास चलेंगे और उसको बोलेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया मेरे को ये जो शेयर्स या ये जो सिक्योरिटी है इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना। ठीक है, फिर क्या होगा, जब आप इस तरीके के रिक्वेस्ट उन्हें करेंगे तो डीपी आपको एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को अपन कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। आसान है, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, डीआरएफ, डीमटेरियलाइजेशन कराने के लिए। ठीक है, आपको उसको भरना है पूरा कंप्लीट, और अलोंग विद द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स जो आपके पास थे, वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट साथ में अटैच करके आपको डीपी को हैंड ओवर करना। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, फिर क्या करेगा, जो डीपी है ना, डीपी उसका एक इनिशियल लेवल का एनालिसिस और स्क्रूटनी करेगा, ऊपर ऊपर से देखेगा सारी डिटेल कंप्लीट है कि नहीं, जो जो रिक्वायर्ड था वो सब आपने भरा कि नहीं, जो रिक्वायर्ड
नहीं है, वहां कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है क्या? कुछ रिक्वायर्ड है बट आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या आपने वहां नॉट एप्लीकेबल लिखा? कोई कॉलम खाली तो नहीं छोड़ दिया? कोई गलत सूचना तो नहीं भर दी? वो सब एक इनिशियल चेकअप करेगा, स्क्रूटनी करेगा, और यदि सारी चीजें प्रॉपर है तो फिर ऐसी स्थिति में वो उस फॉर्म को डिपॉजिटरी के पास पहुंचा देगा जो उन सिक्योरिटीज का एक्चुअल रजिस्टर्ड ओनर है। ठीक है, यहां आकर के एक सेकेंडरी चेक या फर्दर एनालिसिस डिपॉजिटरी खुद करेगा, वेदर एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट, सर्टिफिकेट्स प्रॉपर हैं या नहीं, फॉर्म प्रॉपर है या नहीं, और इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर तो जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें वो रजिस्ट्रार टू एन इशू। ये रजिस्ट्रार जो है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं है भैया, कंफ्यूज ना होना, ये रजिस्ट्रार टू एन इशू है। एक इंटरमीडियरी होता है ये मार्केट का जो फिजिकल सिक्योरिटीज की हैंडलिंग करता है। ठीक वही काम है जो डिपॉजिटरी का होता है ई मोड में, वो रजिस्ट्रार का होता है फिजिकल मोड में। ठीक है, ठीक है, जैसे जो काम पोस्ट ऑफिस पहले करते थे वो याहू मेल और गूगल मेल आज करते हैं। क्लियर है ना इतना? ठीक, तो वो रजिस्ट्रार को पहुंचा देगा। अगर सारी चीजें कंप्लीट है तो फॉर्म अपने पास रखेगा और जो सर्टिफिकेट्स है वो रजिस्ट्रार को देगा। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार उन सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करता है। सबसे पहले तो वो उनको कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, और फाइनली ये कंफर्म कर देगा डिपॉजिटरी को कि भैया आप डीमैट कर दो, मैंने इन सर्टिफिकेट्स को खत्म कर दिया। क्योंकि एक ही सिक्योरिटी ई फॉर्म और फिजिकल फॉर्म दोनों में नहीं हो सकती बच्चों। या तो वो फिजिकल मोड में होगी और फिर या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। तो अभी वो फिजिकल फॉर्म में, रजिस्ट्रार के पास गई, वो उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय और एक्सटिंग्विश करता है और फिर ही डिपॉजिटरी उत्ते की नई सिक्योरिटी ई फॉर्म में जनरेट करता है। ओके, क्लियर है? चलो, फिर फाइनली क्या होता है? डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर को अपडेट करने के लिए इन्फॉर्म कर देता है अपने पार्टिसिपेंट को, जो कि इस अकाउंट को अपडेट करता है और इन्वेस्टर को सूचित कर देता है कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट दिया था वो रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट फाइनली हमने अप्रूव कर लिया है और आपकी ये जो सिक्योरिटीज हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये सारी प्रक्रिया बच्चों मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 15 डेज के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। अब तक आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख लो। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है और यहां पर मैंने थ्रू अ डायग्राम बताया है कि ये प्रक्रिया कैसे चलेगी। सी, सबसे पहला इन्वेस्टर, अब मैं डायग्राम को गंदा नहीं करूंगी, हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं कर रही मैं, बस आप समझते चलना, छोटे छोटे डॉट लगाते जाऊंगी हर जगह ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो ऑलरेडी इतना कलर है, फिर मैं भी उसमें कलर डालूंगी तो कुछ ज्यादा ही रंग हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं सिर्फ छोटे छोटे डॉट बनाऊंगी, आप देखते चलना। सबसे पहले कौन है? ये इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर ने क्या करा था भैया? उसने डीपी के पास जाकर के बताया था कि मेरा डीमैट अकाउंट खोल दो, मेरे को ये सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। वो गया था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ठीक है, उसने उसको फॉर्म दिया था, उसने डीआरएफ भर दिया था, फिजिकल सर्टिफिकेट्स अटैच करके उसने क्या करा था? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को फॉर्म लौटा दिया था। अब वो इतना सारा एरो यहाँ नहीं है कि इन्वेस्टर से भी डीपी और फिर डीपी से इन्वेस्टर। It's simple for us to understand by now. It's a very professional presentation to understand by now. ठीक, इनिशियल एनालिसिस करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर्म का और अगर सारी चीजें सही है तो वो डिपॉजिटरी को दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिपॉजिटरी क्या करेगा? डिपॉजिटरी उसका एक फाइनल चेकअप करेगा और यदि सारी चीजें सही हैं तो वो क्या करता था? वो सर्टिफिकेट जो है वो इस रजिस्ट्रार को देता है और जो रजिस्ट्रार है वो इसे कैंसिल करता है, फिर कंफर्म करता है डिपॉजिटरी को कि भैया अब आप, ये कंफर्म करता है डिपॉजिटरी को कि अब आप डीमैट फॉर्म में इशू कर दो। और डिपॉजिटरी ये काम करने के बाद, एक आखिरी एरो बस मैं बता रही हूं ताकि आपको फाइनल क्लैरिटी आ जाए, ये फाइनल काम करने के बाद
सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर लेने के बाद फिर वो क्या करता है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंटीमेट कर देता है कि भैया हमने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है और आप ये फाइनल कंफर्मेशन इन्वेस्टर को दे दो कि उसकी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर हो गया है? समझ में आ गया सब लोगों को ये प्रोसेस? इट्स टोटली अप टू यू, आप एग्जाम में इसे कैसे लिखना चाहते हैं। पॉइंट्स, डायग्राम जैसे भी लिखें बढ़िया रहेगा, बस कंप्लीट लिखिएगा पूरा, ठीक। फाइनल कंफर्मेशन एंड इंटीमेशन। चलो बढ़ चले आगे भाई। डीमैट हो गया तो अब बारी आएगी रीमैट की। डीमैट का मतलब था फिजिकल को ई में कन्वर्ट करना, तो रीमैट का मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी वापस से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा लेना। वैसा ऐसी चीज अब सामान्यतः नहीं होती, और स्पेसिफिकली अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ये करोगे ही नहीं। इट्स जस्ट दैट यदि आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो कुछ स्टॉक्स या शेयर्स में, यदि आप नहीं करना चाहते हो ट्रेडिंग, तो फिर ऐसी स्थिति में आप चाहो तो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हो फिजिकल फॉर्म में, और इस प्रक्रिया को हम रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें ना पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। पूरा प्रोसेस जो अपन पढ़ रहे थे उसमें जो कंफर्मेशन कैंसिलेशन का रजिस्ट्रार ने दिया था वो डिपॉजिटरी देता है कि अब ये ई फॉर्म से कैंसिल, और अप्रूव कहां हो जाएगा, ये रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक। तो देखो यही लिखा है मैंने, बेनिफिशियल ओनर हैज द राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज जो वो होल्ड कर रहा है, जिसके लिए उसे डिपॉजिटरी को सूचित करना है, ठीक है। बस हाँ ये ध्यान रखना, सिक्योरिटीज जो रीमैट हो चुकी हैं वो कभी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। They cannot be traded on the stock exchange। क्लियर? ओके, समझ आ रहा है सब बच्चों को यहां तक का? प्रोसेस देखो, अब प्रोसेस एक बार फिर पॉइंट्स में दिया है मैंने, अब यहां डायग्राम नहीं दी हूं मैं आपको, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए और उस डायग्राम को खुद से बना लीजिए, उस डायग्राम को खुद से तैयार कर लीजिए। एंड इफ यू वांट मी टू चेक दैट फॉर यू, यू ऑलवेज नो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ऐप, वहां पर आप हमसे चैट पे बात कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज स्टे इन टच व्हेनेवर यू विश टू, ठीक। तो वो आप तैयार करिए, मैंने पॉइंट्स में आपको यहां बता दिया। पहली चीज क्या होगा भाई, अब बेनिफिशियल ओनर डीपी को अपनी इंटेंशन बताएगा। पहले डीमैट कराना था ये बता रहा था, अब रीमैट कराना ये बताएगा, ठीक है। फिर इस बार जो फॉर्म वो उसको देगा वो होगा रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। पहले डीमैट कराना था तो डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, अब रीमैट कराना है तो रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो पूरा फॉर्म भरना है और डीपी को देना है, ठीक। डीपी एक इनिशियल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद उस चीज को डिपॉजिटरी को भेज देगा। डिपॉजिटरी क्या करेगा, डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जो सिक्योरिटीज हैं उनको पहले कैंसिल करेगा और उसके बाद रजिस्ट्रार को ये सूचित कर देगा कि भैया मैंने कैंसिल कर दिया है। अब आप चाहो तो इसको फिजिकल फॉर्म में, चाहो क्या करना ही है, अब आप इसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक। रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार उस अकाउंट को अपडेट करेगा, सर्टिफिकेट को प्रिंट करेगा, डिपॉजिटरी को सूचित करेगा कि सर्टिफिकेट छप चुके हैं फाइनली, और उसके बाद इन सर्टिफिकेट्स को इन्वेस्टर को डिस्पैच कर देगा और डीपी को सिर्फ ये सूचित कर देगा कि आपके निवेशक के शेयर्स या सिक्योरिटी के संबंध में जो रिक्वेस्ट आई थी वो शेयर्स या सिक्योरिटीज अब क्या हो चुकी हैं, वो कन्वर्ट हो चुकी है फिजिकल मोड में, आप अपने पास से भी सारी डिटेल हटा सकते हैं, ठीक है। Finally, investor account with the DP is debited with those number of securities that are converted back into the physical mode, and please remember this entire process should not take more than 30 days. It should be completed within 30 days of the deposit of the form. यहाँ 15 दिन ज्यादा है क्योंकि फिजिकल मोड में कन्वर्ट होने के बाद ये डिस्पैच भी करी जाएंगी, है ना, तो आप तक पहुंचेंगी ये। सो कीपिंग इन माइंड दिस पॉइंट, इसीलिए हमने थोड़ा सा समय ज्यादा दिया है। डीमैट 15 दिन में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, रीमैट 30 दिन में। और अब बस यदि आपको परीक्षा में डीमैट और रीमैट का डिफरेंस आए तो इन्हीं सब पॉइंट्स में से डिफरेंस निकाल लीजिएगा। पहले तो इनके मीनिंग पे डिफरेंस निकलेगा, फॉर्म नेम पे डिफरेंस निकल आएगा,
कैंसिलेशन का अधिकार किसको है, उस पॉइंट पे डिफरेंस निकल आएगा। टाइम ड्यूरेशन जिसमें कंप्लीट होना चाहिए उस पर डिफरेंस निकल आएगा। तो आप अपना डिफरेंस तैयार कर लीजिए, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का, और अगर वो परीक्षा में आ गया तो पूरे नंबर ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक का पॉइंट सभी को क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे आ जाइए और आगे आकर के एक और कंसेप्ट को देखिए। और अब जो कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है वो है इमोबिलाइजेशन का। इमोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है। दिस इज अनदर थर्ड टर्म after dematerialization and rematerialization. Now what you have in front of you is immobilization. Immobilization एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर फिजिकल सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी के पास होता है और बहुत सारे नहीं होते, एक सिंगल जंबो सर्टिफिकेट होता है। ये क्या मतलब मैम, ये कैसे होता है? ये देखो यहां पर कैसे होता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट when physical securities are stored and lodged with the depository for safekeeping. Safekeeping तो करते ही है नहीं। फिर वो याद है ना आपको लेक्चर नंबर 2 जहां पे डिपॉजिटरी और कस्टोडियन और वो देखने वाले कुत्ते और भौंकने वाले कुत्ते का एग्जाम्पल हमने लिया था, है ना? तो डिपॉजिटरी जो होता है वो भी सेफ कीपिंग करता है, कस्टोडियन भी सेफ कीपिंग करता है। फिजिकल मोड में रहता है तब सारे काम रजिस्ट्रार करता है, और ई मोड में रहता है तब सारे काम डिपॉजिटरी करता है और कभी कभी कस्टोडियन की हेल्प लेता है। अब यहां यानी इमोबिलाइजेशन का पॉइंट ये है कि आपके वो शेयर्स या सर्टिफिकेट्स जो फिजिकल फॉर्म में हैं उनकी सेफ कीपिंग हम डिपॉजिटरी को दे देते हैं। वी लॉज, वी हैंड ओवर, यहाँ पे जो लॉज वर्ड यूज हो ना इसका मतलब होता है हैंड ओवर करना। हम दे देते हैं किसको? हम दे देते हैं ये सर्टिफिकेट टू द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ सेफ कस्टडी। आगे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इन सिक्योरिटीज में ये सब बुक एंट्री फॉर्म में ही होंगे, ई फॉर्म में नहीं होंगे, है ना? नॉट इन ई फॉर्म, क्योंकि ये सब है ही फिजिकल फॉर्म में बच्चों, तो बुक एंट्री फॉर्म में होंगे, ई फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, एक्चुअल ओनर जो रहता है उसके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने सर्टिफिकेट्स को जब चाहे जब विड्रॉ कर सकता है, जब चाहे जब वो विड्रॉ कर सकता है डिपॉजिटरी के पास। इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रेश इशू में ऑल्सो भी अचीव्ड, यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी ना डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट दे देती है कि सेफ कीपिंग आप करो, जब ठीक लगेगा इन्वेस्टर चाहे तो सर्टिफिकेट निकाल ले जाए, इन्वेस्टर चाहे तो सर्टिफिकेट निकाल ले जाए। ये मतलब ऐसी बात हुई कि घर में सभी महिलाओं के जेवर एक साथ इकट्ठे करके बैंक के लॉकर में दादाजी ने रखवा दिए। अब जब जिस महिला को जरूरत है वो आए, दादाजी की अनुमति ले और अपने जेवर निकाल के ले जाए, अदरवाइज वो बैंक लॉकर में रखें सेफ कीपिंग के लिए। तो यहां डिपॉजिटरी वो बैंक लॉकर है जहां फिजिकल सर्टिफिकेट्स रखे हुए सेफ कीपिंग के लिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को यदि किसी भी इन्वेस्टर को लग रहा है कि उसे उसके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो ले जाए। इनफैक्ट आप तो ये भी कर सकते हो कि अगर कंपनी कोई फर्दर इशू, कोई फ्रेश इशू ला रही है ना, तो उसमें जितने अलॉटमेंट उसको करने हैं, जैसे मानो फॉर एन एग्जाम्पल 1.5 लाख शेयर, एक बार फिर अपन 1.5 लाख ले आए, इस बार 10 रुपए के थे। ये 1.5 लाख शेयर जो हैं ये कंपनी अलॉट करना चाहती है। Instead of issuing 1,50,000 shares to the holders, कंपनी क्या करती है, कंपनी एक जंबो सर्टिफिकेट बनाती है, जंबो सर्टिफिकेट यानी सिंगल सर्टिफिकेट, और उसमें वो सारे के सारे 1.5 लाख शेयर की एक साथ एंट्री डाल देती है, एक साथ। यानी कि बस ये समझ लीजिए आपने एक रोटी खाई या फिर आपने एक डबल रोटी खाई। अब डबल रोटी खाई तो डबल रोटी मतलब ऑलरेडी रोटी की डबल है, उससे ज्यादा मोटी है और उससे जल्दी पेट भर जाएगा, है ना? तो यहां जंबो सर्टिफिकेट में ना जितने टोटल इंडिविजुअल शेयर्स या सिक्योरिटी उन सबका एक कॉमन सर्टिफिकेट बनाते हैं और वो डिपॉजिटरी के पास लॉन्च्ड कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ कीपिंग। दैट जंबो सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट्स एंटायर इशू इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी, और बेनिफिशियल ओनर जो रहते हैं वो नॉमिनीज बन जाते हैं। अब उन्हें जब विड्रॉ करना है तब वो अपने शेयर्स निकाल लें उसमें से। बेचना चाह रहे हैं तो वो बेच भी सकते हैं, नए वाले का नाम अपडेट हो जाएगा, मतलब एक जंबो सर्टिफिकेट बन जाएगा। बस सीधी सी बात है, इमोबिलाइजेशन कोई बहुत ज्यादा बड़ी तकनीक नहीं है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। फिजिकल सर्टिफिकेट की सेफ कीपिंग रजिस्ट्रार या कस्टोडियन के पास ना होते हुए डिपॉजिटरी के पास दे देते हैं।
इससे रिकॉर्ड कीपिंग भी आसान हो जाता है। दैट इज ऑल इमोबिलाइजेशन अबाउट। क्लियर हो गए तीनों कंसेप्ट? 4 चीजें पढ़ ली आज अपन ने अभी तक में। रजिस्टर्ड बेनिफिशियल ओनर का मतलब, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब और प्रोसेस, इमोबिलाइजेशन का मतलब, प्रोसेस कुछ ज्यादा है नहीं, और रीमटेरियलाइजेशन का मतलब और प्रोसेस। ठीक, अब आगे क्या है? अब आगे पिक्चर में भैया जो आ रहा है वो लीगल फ्रेमवर्क जो कि आपको पढ़ना है, वो लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया। लीगल फ्रेमवर्क जो डिपॉजिटरी सिस्टम को इंडिया में कंट्रोल करता है। अब एक्ट पे आएंगे हम। अभी तक तो सब वो जनरल कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे, वो टर्मिनोलॉजी चल रही थी जो कि यहां पर इससे जुड़ी हुई थी। अब जो सामने आ रहा है ये है आपके डिपॉजिटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में क्या क्या लॉज है ना, जो हमारी हेडिंग है ना, उस हेडिंग का इंटरप्रिटेशन ये है कि डिपॉजिटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें हमारे देश में हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये मेजर एक्ट में डिपॉजिटरी एक्ट ही है, द एक्ट ऑफ 1996। ठीक, फिर लेक्चर 1 में हमने इनके बारे में भी पढ़ा था, द डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस ऑफ सेबी, जो कि 96 में ही बने थे। ये एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए कुछ और रेगुलेशंस हैं जो बताते हैं कि कौन से प्रावधान को कैसे फॉलो करा जाए। और तीसरी चीज होते हैं डिपॉजिटरी के बायलॉ। बायलॉ वो वाला बायलॉ नहीं है ना, ये वाला बाय नहीं, ये बायलॉज जो होते हैं ना, ये होते हैं बच्चों, ये यहां मीनिंग लिख रही हूं मैं इसका, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि डिपॉजिटरीज को और उनके पार्टिसिपेंट्स को गवर्न करने के लिए। जैसे कि क्वाइट सिमिलर टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं ना, और ये सब भी तो कंपनी होती है। तो जैसे आर्टिकल्स डे टू डे वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को कंट्रोल करते हैं, एज अ डिपॉजिटरी कितने समय में सिक्योरिटीज का डीमैट करना है, कितने में रीमैट करना है, प्रोसेस क्या होगा, फी लिमिटेशन क्या है, एवरी सच लिटिल इंडिविजुअल माइन्यूट डिटेल एंड थिंग इज प्रोवाइडेड इन द बायलॉज। ठीक है, तो ये तो मेजर एक्ट की कैटेगरी में आ गए। अब अदर्स में क्या क्या आ रहा है, यानी कि वो कौन कौन से दूसरे एक्ट हैं जो कि समवेयर और दी अदर डिपॉजिटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। भाई जाहिर सी बात है कंपनी एक्ट तो आ गई, क्योंकि डिपॉजिटरीज कंपनीज हैं और कंपनी एक्ट इन पे लगेगा। वो कंपनी एक्ट जिसमें कुल मिलाकर के 470 धाराएं हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, ध्यान है ना आपको। ग्रुप नंबर 1 में आप इस पेपर को पढ़ते हैं, काफी डिटेल में पढ़ते हैं, और हर एक चीज कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित यहां होती है। सो कंपनी एक्ट हैपेंस टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो इसे रेगुलेट करता है। ठीक, फिर दूसरा सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1996। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। सेबी तो मार्केट का चीफ रेगुलेटर है, तो भैया जब सेबी मार्केट का चीफ है, चीफ रेगुलेटर है, तो ये एक्ट में भी डिपॉजिटरीज के रेगुलेशन का पॉइंट है और वो फॉलो करना है। जब हम चैप्टर नंबर 1 में सेबी के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने यही तो पढ़ा था, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस बाजार में जब तक सेबी की अनुमति नहीं मिले। तो डेफिनेटली दिस एक्ट ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड। ओके, देन इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। भाई ई फॉर्म में जब सिक्योरिटी रहती है तो स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, ये अपन ने पढ़ा था बेनिफिट में, पर जब वो फिजिकल मोड में रहती है तब तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही सही, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ही सही, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 भी रेगुलेटरी प्रोविजंस में आता है। ठीक, देन यू हैव द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 56। ये सिक्योरिटीज में होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है। अब डिपॉजिटरी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर रहा है या पार्टिसिपेंट जो इन्वेस्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहा है, वो सिक्योरिटीज ही तो है ना बच्चों। तो इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू या होल्ड करना, ये सारे काम डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट्स मिलके करते हैं। और इनमें होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक्ट है ही सही, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। किताब में तो ये आपको चैप्टर नंबर 1 के तौर पे दिख जाता है, पर हम इसे थोड़ा रुक करके ही उठाते हैं
क्यों? क्योंकि इसे समझने के पहले बहुत सारी और चीजें जो समझना जरूरी है, ठीक है। सो ये एक एक्ट है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो पैसा मार्केट में लगा रहे हैं वो इनकम ही तो है। जिस इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करे तो जो सेविंग बची वो निवेश करी। तो अब ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहां से आया, स्टॉक मार्केट में कहां से लगा रहे हैं पैसा, ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। डीमैट खाता खुलाने के लिए पैन मस्ट है, परमानेंट अकाउंट नंबर मस्ट है, बिना इसके डीमैट खाता ही नहीं खुलेगा। और ऐसा इसीलिए ताकि आप स्टॉक बाजार में जो पैसा लगा रहे हैं वो कहां से आया इसका सोर्स पता लगाया जा सके, और सो दैट ब्लैक मनी यहां इन्वेस्ट ना हो या मनी लॉन्ड्रिंग इस मार्केट के माध्यम से ना हो। हालांकि होती हैं ये सब चीजें, हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड टू प्ले सेफ हमने बहुत सारे स्टेप्स उठा रखे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चेक्स लगा रखे, एंड दैट्स व्हाई अगेन इन एन इनडायरेक्ट मैनर ये सब जो है ना, ये जो आप अदर्स पढ़ रहे हैं ना, तो अदर्स का मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। तो यहां इनडायरेक्टली में इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो हैपेंस टू बी वन ऑफ द एक्ट दैट regulates the or governs the depository system of India. क्लियर? समझ गए क्या भाई सभी बच्चे इस कंसेप्ट को? यहां तक कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई? चलिए अब एक एक करके इनको उठाना है। डिपॉजिटरी एक्ट मतलब सारे नहीं उठाएंगे हम ना, ये बेसिकली बस ये 3 पढ़ेंगे। ये वाले जो आपके मेजर में 3 आ रहे हैं ना, ये डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ेंगे, पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद बायलॉज के बारे में थोड़ा पढ़ना है। और हाल फिलहाल में आज के सेशन को खत्म करने के पहले जो एक चीज और आपको पढ़ाना है मेरे को, वो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जिनमें ये क्लियरली बताया गया है कि डिपॉजिटरीज क्यों लाए गए थे। हमने तो ये लेक्चर 1 में भी पढ़ा था। फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटीज के ढेरों लिमिटेशन थे, और इन सभी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, इन सभी लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि फ्रॉड, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, लॉस, डैमेज, स्टैम्प ड्यूटीज, इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें सिस्टम लाए थे। सो दैट्स हाउ इट सेज दैट कि सिक्योरिटीज की ट्रांसफरेबिलिटी फ्री रहे, स्पीड और एक्यूरेसी रहे, और पूरी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के साथ साथ हम ट्रांसफर्स ट्रांसमिशन कर सके, इसीलिए हम इस एक्ट को लेकर के आए हैं। बड़े बेसिक और जनरल पॉइंट है। डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ये सिर्फ हमारे नॉलेज अपडेशन के लिए, ठीक। फिर एक पॉइंट हमसे कहता है प्रोवाइडिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप एंड चेंजेस इन ओनरशिप रिकॉर्ड्स इन बुक एंट्री फॉर्म। बुक एंट्री फॉर्म में डिपॉजिटरी करेगा अपने पास सारी चीजें, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास रहेंगी वो सारी चीजें। तो प्रॉपर अपडेशंस रहे ओनरशिप को लेकर के। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की जो सिक्योरिटीज हैं वो फ्रीली ट्रेडेबल रहे, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस मतलब कहीं जगह उन्हें रोक दिया जाता है ट्रेड से, ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं, डिफॉल्ट होने पर पेनल्टी लगाई जाती है। वो अपवाद या एक्सेप्शन छोड़ दें तो हम सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रेडेबल रखना चाहते हैं, बट ओनली फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। मार्केट में बोरोवर्स प्राइवेट कंपनीज तो हो भी नहीं सकती है बच्चों, और ये हमने इसी सब्जेक्ट के इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है भाई? प्राइवेट कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शन है ना कि वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। कहाँ है? मैंने बोला क्या, या आपने बोला है क्या, या कोई और बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन है? जल्दी बोलो कौन बोल रहा है। आप रिकॉल कर लिए होगे अब तक। कंपनी एक्ट बोल रहा है, सेक्शन 2 का क्लॉज 68 बोल रहा है कि ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। इसीलिए सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही यहां होती हैं और उन्हीं की सिक्योरिटीज पे ट्रेडिंग होती है। समझा इतना? फिर हमें सिक्योरिटीज को फंजिबल बनाना है। फंजिबिलिटी जिसका कंसेप्ट सेक्शन 9 में दिया है, वो कल हम एटीएम मशीन के पास गए थे और हमने बहुत अच्छे से समझा था फंजिबिलिटी क्या होता है। इंटरचेंजेबिलिटी है ना, कि मैं आपको आपके एक हाथ में 10 रुपए का नोट रख दूं और दूसरे हाथ में मैं एक एक के 10 सिक्के रख दूं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने वो 10 का नोट मेरे को दे दिया, 15 मिनट बाद फिर आए मेरे से मांगने, मैम ये 10 का नोट हमें वापस दे दो, और मैंने इस बार आपको जो निकाल करके दिया ना, आप जानते हो कि ये वही 10 का नोट है जो आपने दिया था ना, मैं जानती हूं कि ये वही 10 का नोट है जो मैं आपको दे रही हूं और जो आपने मुझे दिया था। फर्क भी क्या पड़ रहा है? आपने 10 रुपए मांगे, मैंने 10 रुपए दे दिए।
अब ये वही नोट है जो आपने दिया था या कोई दूसरा नोट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सिक्योरिटी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है ना तो वो ऐसी इंटरचेंजेबल रहती है. इट हार्डली डज मैटर्स कि कौन सी सिक्योरिटी है और उसका क्या नंबर है, कोई नंबर ही नहीं होते उनपे. दे जस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट्स इट. फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली एक्सचेंजेबल. ये एक बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने के पीछे. ओके, clear? And then we have the last point, exemption of stamp duty on all sort of transfers. ये हमने बेनिफिट में भी पढ़ा था. स्टैम्प ड्यूटीज पर से पूरी तरह एग्जेम्पशन मिल जाएगा. फिजिकल फॉर्म में होती है तो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं जाती है. एंड दिस इज something what we call as the major objectives of the Depository Act. अभी बहुत सारी और चीजें बाकी है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा जनरल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मोनोटोनस सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ऐसा का ऐसा इसे पढ़ना है अपने को. तो इस चीज के लिए अपन कल फिर आगे आएंगे, अपन इस सेशन के लिए कल फिर मिलेंगे. आज आपको क्या करना है ये आपको पता है, अपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है. अगले लेक्चर में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी जैसी चीजों पर आएंगे. मेक श्योर यू रिवाइज ऑल दीज concepts in a very proper manner, and then I'll see you in the next lecture. As if now, do take care of yourselves. Bye bye. I'll see you soon.